दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के नई वीडियो में। तो पॉलिटी की वीडियो में हम लोग देख रहे थे केंद्र राज्य संबंध को समझ लेते हैं। इससे पहले संसदीय व्यवस्था और भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसको समझे थे। अब केंद्र और राज्य संबंध को समझते हैं कि क्यों केंद्र और राज्य संबंध जरूरी है। ठीक है, तो भारत का जो एक संघ है, भारत संघ है राज्यों का। तो राज्यों का संघ है तो एक सेंटर है, एक स्टेट है। तो दोनों को पावर बटी हुई है। 7वीं अनुसूची अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें जो बंटवारा हुआ है सब्जेक्ट का, विषयों का बंटवारा है कि राज्य किस पे कानून बनाएगा, केंद्र किस पे कानून बनाएगा, दोनों किस पे कानून बनाएंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध उसी से डिसाइड होता है वहीं पे कि केंद्र राज्य संबंध कैसे काम करेगा। ठीक है, तो भारत के संघीय व्यवस्था होने के कारण केंद्र को कुछ पावर दी गई है, कुछ पावर राज्य को दी गई है ताकि दोनों में सामंजस्य बना रहे। तो मुख्यतः तीन शक्तियों को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है विधायी शक्ति, विधायी कानून बनाने की शक्ति। दूसरा है कार्यकारी शक्ति, कार्य करने की शक्ति। और तीसरा होता है वित्तीय शक्ति, वित्तीय विभाजन या वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध कैसा है इनके बीच, और कार्यकारी संबंध कैसा है, और वित्तीय संबंध कैसा है। तो केंद्र राज्य संबंध में हमको बेसिकली यही पढ़ना है। और विवाद क्यों होता है इसमें, कभी केंद्र राज्य संबंध में डिस्प्यूट क्यों होता है। तो पहला है इसमें कि क्यों डिस्प्यूट हो जाता है। तो शक्तियों का जो विभाजन है केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है, तो शक्तियाँ जो केंद्र के पास अधिक हैं। तो केंद्र जब भी कोई चीज़ थोपने की कोशिश करेगा राज्य पे तो विवाद की जड़ें उत्पन्न होगी वहीं पे। जो राज्यपाल का पद है उससे भी विवाद उत्पन्न होता है। जैसे कि वो कोई विधेयक, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट विधेयक है तो जिसे काफ़ी फायदा हो सकता है राज्य को, तो केंद्र की वहाँ पे अगर छवि धूमिल होने की कगार पे है, या तो जो केंद्र का जो पावर है थोड़ा कम समझ में आएगा उससे, तो राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 200 के तहत उसको राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर लेते हैं। इसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। तो राज्यपाल की वजह से भी कई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जो तीसरा है राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसके कारण अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो केंद्र ही बना सकती है, राज्य नहीं बना सकती उसको। तो ये भी एक समस्या है। और इस तरह से कई हैं, बहुत सारी जो दिक्कतें हैं जिसके कारण से केंद्र राज्य संबंध में खटास आती है। तो जिसको हम आगे इसी में पढ़ेंगे। तो जो सारा हमने अभी बताया तो उसको नीचे ही हम लोग पढ़ लेते हैं, उसी के बारे में हम टोटल पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है पीडीएफ में। तो है कि भारत का जो संविधान है इसकी जो संरचना संघीय होने के कारण जो शक्तियाँ हैं विधायी, कार्यकारी और वित्तीय रूप में विभाजित हैं, को केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित की गई हैं। कि केंद्र को कुछ विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, कुछ विधायी शक्तियाँ राज्य को दी गई हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। उसी तरह से कार्यकारी शक्तियाँ कुछ केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है। वित्तीय शक्तियाँ भी कुछ राज्य के पास है, कुछ केंद्र के पास है। ठीक है, तो विभाजन के संविधान एक एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है जो केंद्रीय कानूनों और राज्य कानून दोनों को लागू करता है। ठीक है, बस इसमें यही है कि अगर केंद्र या तो कोई कानून बनाए या राज्य कोई कानून बनाए, इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इसकी वैलिडिटी की जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैलिडिटी की जांच कर सकते हैं। और कानून कितना तक वैलिड है, कितना सही है, उसको लागू करने का काम कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं विधायी शक्तियाँ। अब इसमें जाते हैं पहले, सबसे पहले जो शक्ति है विधायी शक्ति कैसे बटी हुई दोनों में, तो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो विधायी जो संबंध है वो भाग 11 में है, याद रखिएगा, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है। ठीक है, तो इसमें केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार जो है इसमें बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट जो दिया है कि संसद और राज्य विधानमंडल क्रमशः भारत और राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। तो संसद है, संसद तो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। तो संसद जो कानून बनाएगा वो पूरे भारत, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया और मणिपुर हो गया, तो सबके लिए संसद कानून बनाएगा। ये सब पे लागू होगा, जो कानून संसद बनाएगा वो सब पर लागू होगा। ठीक है, या कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए बना सकता है, जैसे मणिपुर के लिए, त्रिपुरा के लिए, मगर उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है संसद का। मगर जो यूपी का विधानसभा है, विधानमंडल जिसे कहते हैं, विधानमंडल है, वो जो कानून बनाएगा तो उसके सीमित है, अपने क्षेत्राधिकार में ही बना सकता है। बस उत्तर प्रदेश का जहाँ क्षेत्राधिकार है उसके लिए कानून बना सकता है वो। तो दोनों में यही बताने का मतलब पहले में कि संसद और राज्य विधानमंडल क्रमशः भारत, संसद मतलब भारत, राज्य विधानमंडल राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। तो यूपी मान लीजिए कि
बलिया के लिए कानून बनाया। अब प्रयागराज के लिए भी स्पेशल कानून बना सकते हैं। जैसे मेला के लिए अलग से कानून बना है, कुंभ मेला जो चल रहा है महाकुंभ, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह का विधानमंडल कानून बना सकता है जो केवल एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए हो, अगर जरूरी है तो। ठीक है, तो ये बात कही गई है पहले वाले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है कि अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, मतलब कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो होता है, टेरेस्ट्रियल लेजिस्लेशन होता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उसकी संपत्ति पर लागू वाला जो कानून है केवल संसद बना सकती है। अगर अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान करना है, अगर भारत क्षेत्र से बाहर के कोई, जहाँ भारत के नागरिक रहते हैं उस एरिया के लिए कोई कानून बनाना है भारतीय नागरिकों के लिए, तो वो केवल संसद ही बना सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा है कि संसद के क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र पर संवैधानिक प्रतिबंध लगा हुआ है। तो क्या क्या संवैधानिक प्रतिबंध है संसद के क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र पर? संवैधानिक प्रतिबंध क्या है? तो पहला इसमें राष्ट्रपति 4 संघ राज्यों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप और लद्दाख में शांति, प्रगति तथा सुशासन के लिए विनियमन बना सकते हैं। इसका संसद के अधिनियम के समान ही शक्ति और प्रभाव होता है। ये विनियम इस संघ शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। समझ रहे बात? अगर संसद के भी अगर कोई नियम है, अधिनियम है, तो जो राष्ट्रपति बनाएंगे इन चारों के लिए, तो उनको ये बदल सकते हैं, उनको भी संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत के लिए कोई कानून बना है और राष्ट्रपति जो है इन 4 राज्यों के लिए कोई कानून बना रहा है, तो जो संसद का जो कानून है उसमें भी संशोधित कर सकता है, या अध्यादेश या कानून जो है राष्ट्रपति वाला इन 4 राज्यों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या विशिष्ट संशोधन और अपवादों के साथ लागू होगा। ठीक है, तो राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि जो संसद का कोई अधिनियम है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजाति वगैरह रहते हैं, जिसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया राष्ट्रपति या संसद ने, तो उस अनुसूचित क्षेत्र पर क्या कानून कौन सा लागू होना है, कौन सा नहीं लागू करना है, ये राज्यपाल के निर्देश देने का राज्यपाल को अधिकार होता है। राज्यपाल चाहेगा तो संसद कानून को उस पर लागू करवा सकता है, या तो उसको चेंज करके लागू करवा सकता है, या उसको बदलवा के लागू करवा सकता है, या तो उसको लागू ही नहीं करवाएगा। ठीक है, ये राज्यपाल की शक्ति है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ठीक है, अगला है असम के राज्यपाल इसी तरह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम जनजातीय क्षेत्र या स्वायत्त जिले पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों या अपवादों द्वारा लागू होगा। राष्ट्रपति मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में इसी प्रकार के शक्ति प्रदान है। तो समझ सकते हैं आप कि जो विधायी शक्तियाँ हैं संसद की, उसको राज्यपाल जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलग राष्ट्रपति उसके लिए कानून को चेंज करवा सकते हैं जो संसद ने बनाया है जनजातीय क्षेत्र या स्वायत्त जिलों के लिए। उसी तरीके से असम के जो राज्यपाल हैं वो भी उसको चेंज करवा सकते हैं और लागू करने से मना कर सकते हैं, या फिर किसी भी अनुसूचित क्षेत्र वाले जो स्टेट हैं उनके राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कानून लागू होगा या संशोधित करके लागू होगा या लागू ही नहीं होगा। ये सारा जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो लोग चाहे तो लागू करवा सकते हैं कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में नहीं करा सकते हैं। ठीक है, विधायी जो विषयों का जो बंटवारा है कैसे हुआ है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय प्रावधान था, अर्थात संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। तो कोई पूछेगा कि सबसे पहले विषयों का बंटवारा 3 भागों में कब किया गया था, तो 1935 के अधिनियम में, एक्ट में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था ये, जिसमें संघ की केंद्र सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची थी। तो केंद्र में जो 97 सूची थी, 97 सब्जेक्ट थे जो वर्तमान में 98 रह गए हैं, हो गए हैं। ठीक है, संसद के पास कानून बनाने की अनन्य शक्ति है, इस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय हैं, 66 विषय पूरे हैं, मगर वर्तमान में 59 ही विषय हैं। वर्तमान में 59 विषय हैं। राज्य विधानमंडल के पास सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। तो सामान्य परिस्थिति हो, जैसे युद्ध का मामला न हो, भारत पे बाह्य आक्रमण न हुआ हो, आपातकालीन की स्थिति नहीं हो, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ हो, तो सामान्य जब स्थितियाँ होती हैं, जब ये सब लागू नहीं रहता है, तब 59 विषयों पर राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, वर्तमान में से 52 विषय कर दिए गए हैं। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही समवर्ती सूची के विषय पे कानून बना सकते हैं, मगर एक बात यह है कि अगर किसी विषय पे 47 में से किसी एक विषय पे अगर संसद ने कानून बना दिया है और उसी विषय पे अगर विधानमंडल कानून बनाता है, तो इसमें जो प्रभावी कौन होगा, तो प्रभावी इसमें
होगा संसद संसद का कानून, ठीक है, संसद का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा इस पर, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जो है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, काफ़ी इस पर कन्फ्यूजन रहता है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास है, याद रखिएगा। जो समवर्ती सूची में नहीं है, जो संघ सूची में नहीं है, जो राज्य सूची में नहीं है, वो कहाँ रहेगी? तो वो रहेगी रेसिड्यूसरी जो पावर होती है, रेसिड्यूरी पावर जो होती है, वो जो होती है वो रहेगी केंद्र के पास। अर्थात वे विषय जो 3 विषयों में नहीं है वो इसमें शामिल होंगे। इनके जो संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित होगी। कानून बनाने की इस अवशिष्ट शक्ति के अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल है इसमें। अवशिष्ट कर जो कर डिफाइन नहीं है, तो नया कर अगर कोई लगाना है, अवशिष्ट कर लगाना है, रेसिड्यूरी टैक्सेस लगाने हैं अगर, तो वो केंद्र ही लगा सकती है। अगला पॉइंट इसमें कि केंद्र के पास भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूची का भले से ही वह मामला राज्य सूची में ही शामिल हो। यह प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश और किसी भी अधिगृहित क्षेत्र पर लागू होते हैं, ठीक है। तो केंद्र जो है अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बना सकता है। अगला पॉइंट है 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो हुआ था, जो किसके लिए था? जीएसटी के लिए था। उसमें बताया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के पास संघ राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। यह वस्तु और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है। वहाँ संसद के पास वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति इसमें प्राप्त है। मगर देखिए इसमें संघ / राज्य विधानमंडल के पास संघ और राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक समझ रहे कि नहीं? संघ और राज्य दोनों लिखा है इसमें, और संघ राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। यदि वस्तु या सेवाओं का या दोनों की आपूर्ति वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है, तो वहाँ संसद के पास वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। तो 2 राज्यों के बीच अगर व्यापार प्रारंभ हो गया, अगर राज्य के अंदर प्रारंभ कार्य हो रहा है, तो जीएसटी पे अपने राज्य के अंदर कानून बनाने की शक्ति वहाँ के राज्य विधानमंडल के पास है। मगर जैसे ही 2 स्टेट के बीच का मामला हो गया, तो वहाँ पे संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। अगर जीएसटी के अपने अंदर ही कानून बनाना है कोई जीएसटी पे, तो राज्य सूची के अंदर जो राज्य विधानमंडल है वो कानून बना सकता है। मगर जो इंटर स्टेट की बात होती है, इंट्रा स्टेट के अंदर वो स्टेट ही जिस स्टेट की बात है वही बना सकता है। मगर इंटर स्टेट के बारे में अगर देखना है तो उस पर संसद कानून बनाएगी, अनन्य शक्ति है। कौन से कानून प्रभावी होंगे? तो सबसे अधिक संघ सूची के प्रभावी होंगे, उसके बाद समवर्ती सूची के प्रभावी होंगे, उसके बाद राज्य सूची के प्रभावी होंगे। तो आमतौर पर केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होता है, लेकिन एक अपवाद है। यदि राज्य कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया है और उसकी सहमति मिल गई है, तो उस राज्य के राज्य कानून का प्रभावी होगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? तो उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी होगा। मतलब ये है कि मान लीजिए कि दूध की बिक्री पे कोई संसद का कानून है, वो सारे राज्यों पे लागू है। मगर कोई ऐसा कानून मान लीजिए एमपी मध्य प्रदेश पारित कर रहा है, वो दूध के व्यापार पे ही है, जो दूध का व्यापार पे जो संसद ने कानून बनाया था उस पर एमपी ने अपना कानून कोई बनाया, और राष्ट्रपति के अंदर वो आरक्षित था और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी कि नहीं ये सही है। तो जो संसद ने जो कानून बनाया था दूध वाला एमपी में, वो लागू नहीं होगा। वो उसके ऊपर एमपी का जो खुद का कानून है, जो राष्ट्रपति ने उसको सहमति दे दिया है, वो वाला इस वाले कानून के पहले पुराने वाले कानून के ऊपर लागू हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है आमतौर पे, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाया जाना, तो कब किन किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है और कैसे बना सकती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना, तो किन किन परिस्थितियों में बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित करती है जो राष्ट्र हित के में आवश्यक हो और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित हो जाना चाहिए। कहाँ पे? राज्यसभा में। ये यूपीएससी 2016 में पूछा था। तो संकल्प 1 वर्ष तक लागू रहता है। इसे कितनी भी बार नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं, ठीक है। संकल्प प्रवर्तित न रहने के 6 महीने की समाप्ति पर कानून प्रभाव समाप्त हो जाता है।
ठीक है, तो जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित करे जो राष्ट्र हित में आवश्यक हो, ठीक है, तो आर्टिकल 249 में, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 249 में ये बात कही गई है कि जब राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के ऐसा संकल्प पारित कर देता है अगर, तो उसमें संसद कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या क्या कर सकता है, तो संसद जो जीएसटी राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को राज्य सूची के जीएसटी लिखा है, बस ये देखिए, संसद राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह की समाप्ति पर कानून भी अप्रभावी हो जाता है। जो आपातकाल के दौरान संसद ने कानून बनाया है तो 250 में लिखा हुआ है, ऐसा 250 में लिखा है, तो संसद ने पावर दी है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। ये आर्टिकल याद रखिएगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में और आरओआर में मिलान कराता है। अगला है कि एक ही मामले पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं किसी एक विषय पे, लेकिन राज्य और संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले में संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। ठीक है, संसद का जो कानून है वो प्रभावी होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जब राज्य अनुरोध करता है तो तीसरा मामला, देखिए पहला मामला तो ये हो गया 249 वाला, याद रखिए 249 में, ये हो गया 250। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, जब राज्य अनुरोध करते हैं कि संसद को क्या हमारे बारे में कानून बनाइए, तो एक या एक से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संसद से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं कह सकते, संकल्प पारित करके संसद के पास भेजते हैं कि हमारे बारे में कानून बनाइए। तो जो कानून बनता है, संसद बनाती है, वो बस उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन राज्यों ने मांग की हो कि इस विषय पर आप कानून बनाइए। तो ये किस आर्टिकल में है, ये 252 में है, याद रखिएगा 252 में है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से राज्य सूची के किसी विषय में कानून बनवाने का अनुरोध करते हैं, तो कानून केवल उन राज्यों पर ही लागू होता है जिन्होंने संकल्प पारित किया है। कोई अन्य राज्य बाद में इसे आशय को संकल्प पारित करके अपना सकता है, संकल्प पारित करके ही अपनाएगा इसको। ठीक है, अगर उसको अच्छा लग रहा है, 252 में लिखा हुआ है। उक्त कानून का संशोधन, निरसन, रिपील केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य विधायिका के पास इस विषय में कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अगर जो कानून बन गया अनुरोध करने पे, तो उसको राज्य विधानमंडल उसको रिपील नहीं कर सकती, नहीं संशोधन कर सकती है, नहीं इसको ख़त्म कर सकती है, वो संसद ही कर पाएगी। ठीक है, अगला है जो चौथे नंबर का, 3 तो हो गया, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए। तो 2013 में यूपीएससी ने पूछा है इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना है अगर, तो राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है वो राज्य सूची के विषय पे। तो 21 आर्टिकल में है ये, तो 253 में है, इसको याद रखिएगा। 253 में बताया गया है कि संसद को शक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय को कार्य रूप देने के लिए ऐसा कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौते, सम्मेलन को लागू करने के लिए संसद को राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिकार देता है। उदाहरण जैसे जिनेवा कन्वेंशन अभी समय था उसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद लागू रहता है। इसे राज्य विधायिका द्वारा निरस्त या पुनर्स्थापित किया जा सकता है या पुनर्अधिनियमित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये समझौता और उसके लिए था। और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 369, इसके बारे में आगे हो सकता प्रावधान आए। 369 में कहा गया है कि ये टेम्परेरी राज्य सूची के कुछ मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद की अस्थायी पावर है, ये टेम्परेरी पावर है ये इसकी पार्लियामेंट की। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 369 में भी है। अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण कैसे है। तो राज्य की जो विधानसभा है उस पर केंद्र का नियंत्रण किस प्रकार करता है। तो पहला है, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को उन पर पूर्ण वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 200 और 201 में ये प्रावधान किया गया है। 200 में क्या है कि कुछ ऐसे विषय हों जो देश के हित में हों, देश के हित में हो, या कुछ मामले ऐसे हों जो राज्य की सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले में प्रभाव डालते हो। तो आर्टिकल 200 के अंदर
जो राज्यपाल है वो उन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, और 201 में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। तो 200 और 201 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में पूछता है इस पर, और कभी मेंस में भी क्वेश्चन आ जाएगा। हमको लग रहा है कि आर्टिकल 200 के बारे में जो प्रावधान है उस पर आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए आ सकता है, तो याद रखिएगा इसको। दूसरा है, राज्य सूची के कतिपय मामले पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में पेश किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक जो है आर्टिकल 304 के, तो राज्य सूची के कतिपय मामले, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जो राज्य सूची अगर उसको विधायिका में जब विधानसभा में उसको प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। वो कौन सा विधेयक है? जैसे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर अगर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक राज्य प्रस्तुत कर रहा है अपनी विधानसभा में 304 के तहत, तो राष्ट्रपति को पूछना पड़ेगा उसको। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही वो प्रस्तुत कर सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा 304। ठीक है। अगला, वित्तीय आपात के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। ठीक है, तो आरक्षित रखना जो है, वित्तीय आपात के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना भी राज्यपाल ऐसा कर सकता है जब वित्तीय आपात चल रहा हो। अगला है, राज्यपाल कतिपय मामले में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता। आर्टिकल 213 में लिखा है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के निर्देश के बिना कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, 213 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रशासनिक संबंध अब देखते हैं डिटेल में, जो 256 से 263 में है। ये तो ऐसे प्रावधान थे जो बेसिक हर पीटी में हमेशा पूछता है, तो याद रखिए जो बुक पर पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो प्रशासनिक संबंध है। विधायी संबंध तो हमने देख लिया ऊपर वाला, और प्रशासनिक संबंध जो है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में है। कैसे होता है विधायी संबंध, इसको समझते हैं। तो इसमें जो कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, तो पहला पॉइंट है, कुछ मामलों को छोड़कर केंद्र और राज्य दोनों कार्यकारी शक्तियां क्रमशः उनकी विधान निर्माण शक्तियों के साथ सह अस्तित्व हैं। ठीक है, जैसे विधान निर्माण की जो शक्ति है उसके साथ सह अस्तित्व है या जुड़ी हुई है उन्हीं से। हालांकि समवर्ती सूची के कानून को राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब कोई संवैधानिक प्रावधान या संसदीय कानून इसे विशेष रूप से केंद्र को प्रदान करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान या संसदीय कानून इसे विशेष रूप से जो केंद्र राज्यों को प्रदान करता है, उसके अलावा जो है समवर्ती सूची के कानूनों को राज्य द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। अगला पॉइंट है, राज्यों और केंद्र की बाध्यता क्या है। तो अनुच्छेद 256 में है कि राज्य 256 में संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत सरकार इसके लिए निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 256 के तहत संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। 256 में बात बोली गई है कि जो राज्य की शक्ति है, तो कुछ ऐसे कानून इसमें होंगे जिसके बारे में बताया गया है कि 256 संसद के कानूनों, अनुच्छेद 256 में लिखा है कि संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, और भारत सरकार इसके लिए निर्देश भी दे सकती है राज्यों को कि आप इसका पालन करिए। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। अगला पॉइंट है कि राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। तो पहला है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना। ठीक है, और केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना। तो 2 प्रकार से है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन करना है राज्यों का, राज्य इसके लिए प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित नहीं कर सकते इसको। राज्य का दायित्व है कि संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है उनका वो अनुपालन करें। दूसरा जो उसको ये वाला प्रतिबंध है कि केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना। ये इसमें है कि उसको डालना नहीं है, ये प्रतिबंध है। 356 नंबर में है, 365 में है, अनुच्छेद 365 कहता है कि जहाँ कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या पालन या उसे लागू करने में विफल रहता है, वहाँ राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है। तो 365 ये कहता है कि जहाँ भी जो केंद्र का निर्देश अगर पालन नहीं कर रहा है राज्य, तो वहाँ पे अगर उसको केंद्र का जो निर्देश है उसको पालन करने में विफल हो जाता है या पालन नहीं करता है, तो वहाँ राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है। एक राष्ट्रपति शासन लागू करने का एक आधार बन जाता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार ये भी बन जाता है कि निर्देश का पालन नहीं कर रहा है अगर केंद्र के, तो वहाँ पे लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है, राज्यों को केंद्र निर्देश दे सकता है अनुच्छेद 257 के तहत। ठीक है, तो राज्यों को केंद्र का निर्देश है, आर्टिकल 257 में लिखा है कि केंद्र को निम्नलिखित के संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है।
पहला क्या है, तो राज्य द्वारा संचार के साधनों, इसमें राष्ट्रीय और सैन्य महत्व का घोषित है। ठीक है, राज्य द्वारा संचार के साधनों जिसमें राष्ट्रीय या सैन्य महत्व घोषित है का निर्माण और रख रखाव। ठीक है, ये निर्देश है कि अगर राज्य द्वारा संचार के साधनों का निर्माण और रख रखाव करने का निर्देश दे सकता है। अगला, राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा का भी निर्देश केंद्र दे सकता है। और राज्य की भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के राज्य बच्चों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का निर्देश केंद्र राज्य को दे सकता है। और लास्ट वाला है कि राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करने का निर्देश जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य को दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन मामलों में भी अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र के निर्देश राज्य पर लागू होते हैं। ठीक है, 365 के तहत इसको नहीं मानता तो यहाँ भी आधार बन जाते हैं राष्ट्रपति शासन के। ठीक है, तो इन मामलों को में भी अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र निर्देश राज्यों पर लागू होते हैं। याद रखिएगा, ये भी निर्देश जो है लागू होंगे। कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन जो है, प्रशासनिक कार्यों का यह पारस्परिक प्रत्यायोजन सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। तो केंद्र राज्यों के बीच सहयोग जो है कैसे होता है, तो पहला है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के लिए प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास तथा पूरी मान्यता दी जाएगी। 261 में लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास तथा पूरी मान्यता दी जाएगी। और उनसे 261 में लिखा है। और संसद जो है किसी विवाद का न्याय निर्णय करने के लिए अंतर्राज्यिक नदी जो विवाद है उसके लिए 262 के साथ कानून बनाने की शक्ति है, इसको कानून बना सकता है। और राष्ट्रपति जो है स्थापित करेगा अंतर्राज्यीय परिषद 263 के तहत। ठीक है, तो जब सहयोग बढ़ाना होगा केंद्र राज्य के बीच में, तो संसद जो है किसी नदी विवाद के निर्णय करने के लिए 262 के तहत कानून बना सकती है। और ये भी कह सकती है कि जो न्यायपालिका है इसमें हस्तक्षेप नहीं करने से उसको रोक भी सकती है। नदी विवादों में जो दो नदी का जल विवाद है तो उस विवाद में जो संसद के पास एक अधिकार है कि वो रोक सकता है न्यायपालिका घुसने के लिए इस विवादों में। ठीक है, और राष्ट्रपति स्थापित करेगा अंतर्राज्यीय परिषद जो कि विवाद को निपटान करने का एक जरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद कितने में है, 263 में है। 12 पूछता है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यिक नदी विवाद के लिए जो कानून बनाना है किस आर्टिकल में, 262 में है और 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अगला पॉइंट है, संसद व्यापार वाणिज्य के समागम के लिए अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रत्यायोजन या प्रायोजन को पूरा करने के लिए एक समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। अभी तक ऐसा कोई प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो ऐसा अधिकारी नहीं नियुक्त किया गया है जो संसद व्यापार वाणिज्य और समागम की अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रत्यायोजन को पूरा करने के लिए एक समुचित प्राधिकारी हो, तो ऐसा कोई नियुक्ति अभी की नहीं गई है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं जो है 312 में ये भी क्या है, ये तो अखिल भारतीय सेवाएं ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए भी एक कड़ी के रूप में काम करती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो 312 में लिखा है, तो अनुच्छेद 312 में संविधान संसद को राज्य सभा के संकल्प के आधार पर बनाई गई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में संविधान संसद को राज्यसभा के संकल्प के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है। और अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। और अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं वो केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो अंतिम जो नियंत्रण होगा केंद्र के पास होगा। जैसे अब सोचो कि योगी ने किसी डीएम को तबादला कर दिया उसका, तो तत्कालिक जो होता है निर्णय जो होता है नियंत्रण वो राज्य सरकार के पास होता है। मगर उसको हटाना होगा या निलंबित करना होगा, कुछ ऐसे कोई बड़ी कार्रवाई करनी होगी तो केंद्र राज्य सरकार नहीं कर सकती, उसको कर सकता है। उसके हटाने का काम कौन कर सकता है, केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। 312 में यह प्रावधान याद रखिएगा, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। और अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो है इसके बारे में अलग से हम संवैधानिक जब आयोग को पढ़ेंगे, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं तो उसमें इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग होती है।
अध्यक्ष और सदस्य जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और केवल राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, मगर हटाने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो यही बात यहाँ ऊपर हो रही थी कि तात्कालिक जो है जो पावर होती है उनके पास होती है, राज्य सरकारों के पास, मगर अंतिम नियंत्रण जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है या केंद्र सरकार के पास होता है। याद रखिएगा, संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है इसमें क्या होता है, दो राज्यों अगर सिफारिश करते हैं कि हमारे संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दीजिए तो संसद बना देगी और संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा और सदस्यों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल कोई राज्यपाल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? दो राज्यपाल हैं, कौन नियुक्त करेगा? डिस्प्यूट हो जाएगा इसी में। इन सब डिस्प्यूटों को हटाने के लिए सीधे लिख दिएगा कि राष्ट्रपति ही इनका चुनाव कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है राज्य के राज्यपालों के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग भी ऐसा कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग किसी भी ऐसी सेवा जिसके लिए विशेष अर्हता वाले उम्मीदवार की आवश्यकता है के लिए संयुक्त भर्ती हेतु योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वयन या संचालन में राज्य की सहायता करती है। जो दो या दो से अधिक राज्यों का अनुरोध मिलता है तब ठीक है, ऐसा कर सकती है वो। एकीकृत न्याय प्रणाली जो है, तो न्याय प्रशासन की कोई द्वैध प्रणाली नहीं है। शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन राज्य न्यायालय के साथ एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है, स्थापित है भारत में। संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और गोवा या पंजाब हरियाणा। ठीक है, आपातकाल के दौरान, तो ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, दो या दो से है ना, कई बार पढ़े कि हमारे 25 हमारे यहाँ क्या है, हाई कोर्ट है, और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप समझिए अब 25 में कैसे इनका समन्वय बनता होगा। तो दो तो राज्य, 3 तो राज्य में ही कम है, तो 3 राज्यों कहीं ना कहीं किसी न किसी हाईकोर्ट में संबंधित होंगे वो। तो वही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। आपातकाल के दौरान जो है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 352 केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य के कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार है। 352 के तहत राष्ट्रपति शासन, 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य प्राधिकारी में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है राज्य के सरकार के कार्यों और राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य प्राधिकारी की निहित जितनी शक्तियां हैं सब राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। और वित्तीय आपात 360 में केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय औचित्य के केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है और राज्य में सेवारत व्यक्तियों के वेतन में कटौती सहित अन्य आवश्यक निर्देश भी वो दे सकता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो वित्तीय जब आपात होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी ये सबका जो है वेतन में कटौती की जा सकती है। कभी कहीं ऑप्शन में आप पढ़े होंगे तो लिखा है कि हाई कोर्ट के जजों में नहीं की जा सकती, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती तो सबके में कटौती की जा सकती है वित्तीय आपात के समय में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबके में कटौती की जा सकती है। अगला है अन्य प्रावधान जो है क्या क्या है, तो 355 के तहत बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की रक्षा करना या यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें, ये राज्य की सेंटर की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। ठीक है, अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब याद देखिए, जो राज्यपाल है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है। देख रहे हैं ना कार्यकारी जो संबंध कैसे बन रहा है। अगला है कि जो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। तो अधिकतम जो पद हैं संवैधानिक पद वो तो राज्यपाल उसको नियुक्त करता है, हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। देखिए, राज्य का निर्वाचन आयुक्त को भी राष्ट्रपति हटाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके बारे में देखा था कि राष्ट्रपति हटाता है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो संविधान नेता जो संस्थाएं जो संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है उसमें नीति आयोग है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, प्रादेशिक परिषदें हैं, जोनल काउंसिल जिसे कहते हैं, और उत्तर पूर्वी परिषदें इसमें आती हैं। ये भी कार्यकारी निकाय ही हैं। अगला संबंध जो है, तीसरा संबंध वित्तीय संबंध है, जो भाग 12 में दिया है। भाग 12 में कभी कभी पढ़े होंगे, भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 293 के बीच में है। इसी में आर्टिकल 280 भी आता है
जिसे हम वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, तो 264 से 293 के बीच में है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। इसमें कौन सा आर्टिकल था देखिए, कार्यकारी में, प्रशासनिक में कौन सा था, तो प्रशासनिक में 256 से 263 था, और विधायी में कितना था, विधायी में 245 से शुरू है, विधायी से 255 तक है। ठीक है, 255 तक है। और यहाँ देखिए 256 से लेके 263 तक क्या है, तो प्रशासनिक संबंध है 263 तक। ठीक है, और यहाँ देखिए 264 से लेके 293 तक क्या है, तो वित्तीय संबंध के बारे में बात करता है हमारा संविधान का अनुच्छेद। ठीक है, तो वित्तीय संबंध हम देख लेते हैं। वित्तीय संबंध जो है भाग 12 में है। इससे पहले हमने भाग 11 को देखा है। भाग 11 में दो चीज़ें हैं। भाग 11 में भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताया है। उसमें भी जो है प्रशासन एवं विधायी शक्तियों का बंटवारा है। विधायी संबंध इसमें दिए गए हैं 11 में, और 12 में है वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध। भाग दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूजन न रहे इसमें। तो भाग 12 में जो है जो 264 से 239 तक है, 293 तक, 39 कह रहे हैं, 293 तक है, उसमें जो है इसका प्रावधान है वित्तीय संबंध का। ठीक है, अगला है तो इसमें अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 265 में लिखा गया है कि कानून के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि बिना कानून बनाए कोई कर किसी से वसूला नहीं जा सकता। बिना कानून बने कोई कर वसूल नहीं सकता है, ये 265 में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कर लगाया नहीं जा सकता। तो कराधान का शक्तियों का जो आवंटन है कैसे कैसे किया गया है, तो पहला है संसद या राज्य विधानमंडल के पास संघ और राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है। तो संसद के पास भी है और राज्य विधानमंडल के पास भी है। उनके सूची के, जैसे कि राज्य सूची पर के विषयों पर कर लगा सकती है विधानमंडल, और संघ सूची और कहीं समवर्ती सूची पर भी कर लगा सकती है। कौन, तो संसद लगा सकती है, याद रखिएगा। अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। इस प्रावधान के तहत संसद ने उपकर, उपहार कर, संपत्ति कर और व्यय कर लगाया था। ठीक है, तो उपहार कर और संपत्ति कर और एक्सपेंडिचर कर, जैसे आप एक अमाउंट से अधिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख की कार खरीद ली, तो मिनिमम है कि मान लीजिए आप 19 लाख तक आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जीरो टैक्स पे, और जैसे ही 19 लाख से ऊपर जाते हैं आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे आप 20 लाख की गाड़ी खरीदेंगे तो उसका 10% टैक्स लग जाएगा आप पे। तो वो बात करेगी। तो वो जो है अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत संसद में ही निहित है। ठीक है, समवर्ती सूची में कोई भी कर प्रविष्ट नहीं है। तो देखिए हम अभी बोले थे आपको कि संघ सूची पर बना सकता है, और समवर्ती सूची भी हमने बोला था, समवर्ती सूची पे भी बना सकता है। मगर अगले पॉइंट में ये बात क्लियर हो गई कि अब इस समवर्ती सूची का हम नाम न लेते तो आपके माइंड में थोड़ा कम क्लिक करता। तो नाम लेने की वजह से आपको पता चला कि समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियाँ हैं ही नहीं। तो समवर्ती सूची में टैक्स वाला कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि जिससे टैक्स लगाया या टैक्स हटाया जाए। ठीक है, तो समवर्ती सूची का ये मामला है। ठीक है, समवर्ती सूची में टैक्स वाली कोई ऐसी विषय ही नहीं है उसमें। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कर संबंधी कानून के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार लागू नहीं है। तो याद रखिएगा इसको, ये पूछ सकता है यूपीएससी पूछ सकता है इसको, समवर्ती सूची में कोई भी कर प्रविष्टियाँ नहीं है। अगर ऐसा देगा तो आप सोचने लगेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई ना कोई तो कर लगा ही सकता है। जब इस तक दिमाग दौड़ाएंगे तो वही गलत हो जाएगा। तो इस वजह से इसको ध्यान से पढ़िए कि समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियाँ नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कर संबंधी कानून के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार लागू नहीं है। ठीक है, 2016 के 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, में एक विशेष प्रावधान करके एक अपवाद बनाया गया है कि इस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल को जीएसटी को नियंत्रित करने तथा इस विषय पर कानून बनाने की समवर्ती सूची प्रदान की है। तो जीएसटी पे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है नहीं, समवर्ती सूची की तरह काम करेगा। इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। तो इस तरह का प्रावधान जो है जीएसटी में हो गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जीएसटी वाले में ये बात कही गई है। ठीक है, अगली बात है तो बस एक ही अपवाद है समवर्ती सूची का जैसे कानून बनता है कि राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी, तो वो है जीएसटी। गैर कर राजस्व का बंटवारा कैसे होता है, जो गैर कर का बंटवारा तो हम लोग देखते हैं कि वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग जो गठन होता है 280 के तहत वो करों का बंटवारा करता है। मगर जो गैर कर राजस्व बंटवारा क्या मामला है, कि बिना कर वाला जो बंटवारा है उसका क्या मामला है, उसका बंटवारा होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, आगे हम लोग देख लेंगे। तो केंद्र
के गैर राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? गैर कर राजस्व के कौन कौन स्रोत हैं? तो कर राजस्व तो इनकम टैक्स है, जो तमाम जितने भी टैक्सेस आप पढ़े हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सारे कर योग्य टैक्स या रेवेन्यू कहे जाते हैं। कर योग्य टैक्स टैक्स जो होते हैं, टैक्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं वो है। और एक है गैर टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? तो बिना टैक्स लगाए ही सरकार पैसा देती है, पैसा लेती है, अपने पैसा उसके पास आता है। वो क्या क्या मामले हैं? तो कोई ऐसी सर्विस सरकार देती होगी, जैसे डाक का सर्विस देती है सरकार, या हम तार जो अब चिट्ठी भेजते हैं जाके डाकघर से, वो वाला, रेलवे का टिकट कराते हैं, रेलवे सामान भेजते हैं वो, बैंकिंग जो बैंकिंग सुविधाएँ मिलती हैं, प्रसारण जो टीवी पे प्रसारण होता है वो, सिक्के और मुद्रे, तो सिक्के जो जारी होते हैं, जो मुद्रा जारी होती है उनसे, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से जो प्रॉफिट मिलता है, और राजगामी व्यय स्वामी विहीन होने से प्रोदत्त संपत्तियां और अन्य, जैसे अब कोई बैंक में जमा है फंड, LIC कोई करवाया है, और पूरा मतलब कोई ऐसी घटना हुई कि पूरा ही जो उसका जो जमा कराया था वही नहीं रहा, ना उसका पूरा परिवार ही खत्म है, कोई उसका वारिस नहीं है, जैसा ऐसा पैसा जिसका कोई वारिस है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? तो सरकार के फंड में जाएगा। तो वो भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, ठीक है। राज्यों का गैर राजस्व स्रोत क्या है? तो सिंचाई है, वन है, जैसे नहर है, नहर के जो जो टैक्स नहीं लगा, शुल्क लगता है, कितना शुल्क लगेगा नहर पे जो शुल्क लगता है राज्यों में स्टेट वाले, सिंचाई है, वन है, मत्स्यन है, मत्स्यन पालन से, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से, राजगमी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने के प्रोदत्त संपत्तियां, जो किसी बिना किसी मालिक की जो संपत्तियां पड़ी हैं वो सब है, और अन्य है। तो ये है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू तो हमने देख लिया है कि ये जो पहला था टैक्स रेवेन्यू, ये यहाँ पे लिख देता अगर टैक्स रेवेन्यू तो सही रहता, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स इनकम। तो कहा गया कि कोई भी टैक्स इनकम, हम 265 में लिखा है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई टैक्स जो सरकारें हैं वो लगा नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो इसमें टैक्स में डायरेक्ट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स आता है, ठीक है। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तो इसमें इतना बस समझ लीजिए, GST जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये बात हुई टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स से ऊपर वाला जो 265 में लिखा है वो है टैक्स रेवेन्यू, और गैर टैक्स रेवेन्यू जो है ये है। इसका माहौल इसलिए बनाया जा रहा है अभी पढ़ाने के लिए, टैक्स रेवेन्यू गैर टैक्स क्यों हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमको वित्त आयोग बताना है। तो वित्त आयोग जब हम बताएंगे तो इसमें दोनों का जिक्र आएगा, ठीक है। अगला है कि राज्यों को सहायता अनुदान कैसे दिया जाता है? राज्यों को सहायता अनुदान तो सांविधिक अनुदान होता है, एक विवेकाधीन अनुदान होता है। तो सांविधिक अनुदान क्या है? तो अनुच्छेद 275 में संसद को उन राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक राज्य को। तो जिनको ज़रूरत है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की जो बात करता है वो 275 करता है, अनुच्छेद आर्टिकल 275। सभी को नहीं, जो जिसको ज़रूरत है उसको, ठीक है। यह राशि प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो भारत की संचित निधि पर भारित होती है ये राशि, जो 275 में बताई गई है। संविधान किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने, या किसी राज्य जैसे असम राज्य सहित ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट अनुदान भी प्रदान कर सकती है। तो जनजाति विकास के लिए, जो आदिवासी लोग हैं उनके विकास के लिए अलग से सरकार जो है अनुदान दे सकती है, ठीक है। और विवेकाधीन क्या है? तो 282 में बताया गया है, केंद्र और राज्य दोनों किसी भी लोक प्रयोजन के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, ठीक है। 282 जो है क्या करता है? आर्टिकल 282 केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी लोक प्रयोजन के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो, ठीक है। तो लोक प्रयोजन के लिए, चाहे उनके दायरे में आता हो या नहीं आता हो, फंड देने के लिए स्वतंत्र करती है केंद्र और राज्य को। लोक हित में मतलब मान लीजिए कहीं भी आपदा हुई है, तो मान लीजिए केरल में, अब जैसे वायनाड में आपदा आई, लैंडस्लाइड हुआ, 3 गांव बह गए, तो उसमें चाहे तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उनको अनुदान दे सकती है, उनको सहायता कर सकती है, और अन्य राज्य भी कर सकते हैं, उनके क्षेत्राधिकार में नहीं, और फिर भी वो चाहे तो कर सकते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के रूप में भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लिए बाध्य नहीं है, और यह पूर्णतः उनके स्वविवेक पर निर्भर है, और राज्य अगर केरल को देता है तो ये राज्य के उस पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला है 275 में लिखा है, ये किस आर्टिकल में था? ये वाला इधर वाला 282 में था, विवेकाधीन वाला 282 में है। और 275 में लिखा है कि इसके तहत
राज्यों को संविधिक अनुदान या वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। तो जो अनुदान दिया था संविधिक रूप से वित्त आयोग सिफारिश करता है उस पर दिया जाता है। और विवेकाधीन में ये अनुदान योजनागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय रूप में मदद करने तथा राष्ट्रीय योजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों की कार्रवाई को प्रभावित करने और समन्वय में केंद्र को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। अगला है अन्य अनुदान क्या है। तो ये जो केरल वाला हमने समझाया था राज्य वाला, ये बस एग्जाम्पल के तौर पे था, समझने के लिए था। ठीक है, तो अन्य अनुदान में क्या आता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी हम बता देते हैं आपको अन्य अनुदान क्या है। संविधान ने एक तीसरे प्रकार की सहायता अनुदान के लिए प्रदान किया है, लेकिन अस्थायी अवधि के लिए। तो ये अस्थायी नहीं है, जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्य जो है को जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का प्रावधान किया है। तो अब जूट उत्पादों के निर्यात के लिए शुल्क अगर देते हैं तो उसके बदले आप उनको अनुदान दिया करिए, तो ये प्रावधान किया है। ये अनुदान संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाने थे। ठीक है, तो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने थे, मगर इसको तो ये राशियाँ भारत की संचित निधि पर भारित की गई थी और वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये अन्य अनुदान थे। जब आप कहीं देखते हो कि अन्य अनुदान, तो अन्य अनुदान में यही आता है, यही अन्य अनुदान है जो बार बार आता है, अन्य अनुदान। तो 10 वर्ष के लिए था, अगर पता नहीं अभी चालू है कि नहीं चालू है वर्तमान में, और अभी चालू ही होगा ही, क्योंकि बंद नहीं करेंगे वोट बैंकिंग की राजनीति के लिए। तो ये याद रखिएगा कि भारत की संचित निधि पर भारित होती थी अन्य अनुदान जो थे, और वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को प्रदान की गई थी। अगला जो राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए कुछ अनुदान दिए जाते हैं वो क्या हैं, तो निम्नलिखित विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जा सकता है। 274 के अंतर्गत आता है। ऐसा विधेयक जो किसी ऐसे कर या शुल्क को अध्यारोपित करता है या बदलता है जिससे राज्य का हित जुड़ा है। ठीक है, ऐसे विधेयक जो कृषि आय शब्द का अर्थ बदलता है। ऐसे विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिसके आधार पर राज्य को धन वितरित किया जाता है या किया जा सकता है। ऐसे विधेयक जो केंद्र के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है, या कर या शुल्क जिससे राज्यों का हित जुड़ा है। कर या शुल्क जिनके निवल प्राप्तियां का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता हो। कर या शुल्क जहां निवल प्राप्तियां के संदर्भ में फिलहाल यह राशि भारत की संचित निधि से किसी राज्य को देय होती हो। निवल प्राप्ति जो अनुच्छेद 279 के अंतर्गत आती है, कर शुल्क की प्राप्तियां, संग्रहण की लागत, और ऐसा यह CAG द्वारा सुनिश्चित एवं प्रमाणित की जाती है, उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। तो राज्यों के हितों का संरक्षण किया गया इसमें कि तो कैसे संरक्षण किया गया, इस बात समझ में आया कि नहीं इसमें, कि ऐसा कोई भी कानून अगर संसद बनाने जा रही है आर्टिकल 274 के अंदर जो कि राज्यों के हित से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कृषि आय से संबंधित है, या ऐसा शुल्क जो राज्यों के हित, कर या शुल्क जो राज्यों के हित से जुड़ा हो, राज्यों को प्रभावित करने वाले कोई भी टैक्स हैं या कुछ भी ऐसी गतिविधियां हैं, तो उसको 274 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के या उनकी राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वो संसद में पेश की जा सकती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे राज्य के 274 ने राज्यों के हितों के संरक्षण की बात की है, 274। ठीक है, केंद्र अनुच्छेद 292 और राज्य अनुच्छेद 293, केंद्र राज्यों द्वारा ऋण लिया जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है इसे, यूपीपीसीएस में एक आध बार क्वेश्चन आया है। तो केंद्र अनुच्छेद 292 के तहत संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर भारत की संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है। ठीक है, तो संसद द्वारा निर्मित सीमा के भीतर ही भारत की संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है। भारत कहाँ से, तो भारत में या भारत के बाहर। ठीक है, तो इंटरनल जो बारोइंग होती है और एक्सटर्नल जो बारोइंग होती है, जो भारत सरकार करती है, वो संसद द्वारा निर्धारित सीमा होती है एक, जो संचित निधि को गिरवी रखा जाता है या कोलेट्रल के रूप में दिखाया जाता है संचित निधि को। उसकी गारंटी कौन देता है, संचित निधि देती है कि हमारे संचित निधि में इतना रकम है, आप इस बिहाफ पे मुझे, जैसे हम लोग, जैसे कोई आप ही अगर होम लोन लेने गए हैं या तो एजुकेशन लोन लेने गए होंगे, तो कॉलेज का वो बायोडाटा दिखाए होंगे कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भविष्य में मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर डॉक्टर बनूंगा या फिर कुछ भी ऐसा बनूंगा, तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो इस गारंटी पे, तो गारंटी के रूप में संचित निधि को दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसी भी राज्य को ऋण दे सकता है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दे सकता है।
तो कोई राज्य अगर कहीं से ऋण लिया है, या तो किसी दूसरे राज्य से लिया हो या तो बाहर से लिया हो, तो उसकी गारंटी दे सकता है कौन? केंद्र दे सकता है। ठीक है। अगला है जो राज्य द्वारा अनुच्छेद 293 के तहत राज्य केंद्र की अनुमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता। यही बात पूछा था यूपीएससी में कि राज्य जो है केंद्र की अनुमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिया गया कोई ऋण बकाया है तो। ठीक है। तो अगर मान लीजिए केंद्र से 1 लाख करोड़ यूपी सरकार ने ऋण लिया है, ठीक, और फिर दोबारा कहते कि मैं बाहर से ऋण लूँगी, मैं अमेरिका से ऋण लेने जा रही हूँ। तो जब वो अमेरिका से ऋण लेने जाएगा तो जब तक अगर ऋण चुकाया नहीं है, अगर भारत सरकार का 1 लाख करोड़ का जो ऋण है वो चुकाया नहीं है, तो केंद्र सरकार अनुमति के बिना वो अमेरिका से या कहीं दूसरे जगह से लोन नहीं ले सकता है। ठीक है। वैसे भी अगर बाहर से वो लोन लेने जा रहे तो केंद्र सरकार से पूछना ही पड़ेगा इनको। मगर इसमें मान लीजिए इसमें अगर अमेरिका से नहीं तो दूसरे राज्य से भी लोन नहीं ले सकता यदि वह केंद्र सरकार का पैसा पहले से बकाया है तो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संसद द्वारा नियत सीमा के भीतर राज्य की संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है। जो देखिए मैं उदाहरण के लिए समझाया था पहली वाली अमेरिका को लेके, और इसमें देखिए संसद द्वारा नियत सीमा के भीतर राज्य की संचित निधि की गारंटी पर भारत के भीतर, भारत के बाहर नहीं, भारत के भीतर कितना भी ऋण ले सकता है, जितनी सीमा बनाई गई है ऋण ले सकता है कौन? राज्य। वो संसद कानून बनाती है उसी पे ले सकता है, ऐसे नहीं ले सकता। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। 293 इंपॉर्टेंट है, 292 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी भी राज्य को अगर ऋण दे सकता है कौन? सरकार, या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दे सकता है भारत सरकार। ठीक है। केंद्र कोई बताया गया इसमें। दूसरे वाले 293 में जो है राज्यों के बारे में सिर्फ बताया है कि राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र का ऋण बकाया हो तो। दूसरी बात है कि संसद की एक सीमा लगाती है राज्यों पर भी कि अब राज्यों की संचित निधि पर की गारंटी पर ऋण ले सकता है, मगर सीमा के भीतर ले सकता है और भारत के भीतर ही लेगा वो, किसी दूसरे राज्य से या किसी बैंक से। ठीक है। भारत के बाहर राज्य ऋण नहीं ले सकता। अगला पॉइंट जो है वो संघ की परिसंपत्तियों को राज्य के कराधान से छूट है 285 में। तो संघ की परिसंपत्तियों को राज्य के कराधान से छूट है। तो कैसे है? तो केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के भीतर किसी भी निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायत आदि द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्रदान है, लेकिन संसद इसे प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। तो संसद इस छूट को समाप्त कर सकती है। उनसे भी राज्य सरकार टैक्स ले सकते हैं अगर संसद चाहे तो। ठीक है। कराधान उनके ऊपर भी आरोपित किया जा सकता है अगर संसद प्रतिबंध समाप्त करती है तब। दूसरा है उस परिसंपत्तियों का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र बल या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निगम या कंपनियां राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से मुक्त नहीं है, क्योंकि वह पृथक विधिक निकाय हैं। ठीक है। कराधान से मुक्त नहीं है। ठीक है। अगर संसद चाहे तो इनका प्रतिबंध हटा सकती है और इनको भी टैक्स देना पड़ सकता है राज्य सरकारों को। तो ये बात समझ लीजिए। अगर कहीं आपको ऐसा किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई ऐसा ऑप्शन दिखता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो निगम हैं, कंपनियां हैं, राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से मुक्त हैं, तो आप उसको गलत काट दीजिए। वो मुक्त नहीं है, उनके ऊपर भी कराधान आरोपित किया जा सकता है क्योंकि वो पृथक विधिक निकाय हैं। ठीक है। कंपनियां और निगम, तो उनको ऊपर मुक्त किया जा सकता है अगर संसद चाहेगी तो, या तो उनके ऊपर कर लगाया जा सकता है। ठीक है। तो फ्री नहीं है कराधान से। ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला 285 वाला कि संघ परिसंपत्तियों को राज्य के कराधान से मुक्ति जो दिया है ये वाला। अब राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्रीय कराधान से छूट, या अनुच्छेद 289 में ये बात बोली गई है कि क्या छूट मिलती है कि नहीं। तो किसी राज्य की परिसंपत्तियां और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान की गई है, ऐसा आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालनों पर कर लगा सकती है बशर्ते संसद ऐसा प्रावधान कर दे। ठीक है। तो संसद ऐसा प्रावधान कर दे कि केंद्र सरकार किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालनों पर कर लगा सकती है, संसद अगर प्रावधान करती है तब। किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं है। किसी राज्य के भीतर स्थित स्थानीय प्राधिकरण की परिसंपत्तियों और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इसी तरह से किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की परिसंपत्तियां या आय को केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है। तो ये भी बात समझ लीजिएगा। केंद्र सरकार किसी राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तु पर सीमा शुल्क लगा सकती है, या किसी राज्य द्वारा उत्पादित विनिर्मित वस्तुओं पर
उत्पाद शुल्क लगा सकती है। उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय थी 1963 में, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार लगा सकती है, तो इस बात का ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट था ये। तो टैक्स कहाँ कहाँ लग सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिए। ये अभी तक बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है पीटी में, मतलब प्रीलिम्स में, मगर समझिए कि जब ट्रेडिशनल क्वेश्चन खत्म होंगे तो इसमें घुसेगा जब अंदर, तो यहाँ थोड़ा मामला होगा। तो ये ऊपर पर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बस ये समझिए कि टैक्स लग सकता है इनके ऊपर भी, केंद्र सरकार भी लगा सकती है और राज्य सरकार भी लगा सकती है। केंद्रीय निगम पे या कंपनियों पे स्थानीय कराधान से मुक्ति नहीं है इनको, संविधान में लिखा है ऐसा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 336, आपातकाल के जो प्रभाव हैं उनको समझ लेते हैं इनके रिलेशनों पे। अगर राष्ट्रीय आपात लगते हैं तो केंद्र और स्टेट के रिलेशन में क्या असर पड़ता है, और वित्तीय आपात लगता है तो क्या पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपात के समय 352 में जो है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण संबंधी संवैधानिक प्रावधान को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपात लगा है तो जो सेंटर और स्टेट का जो वित्तीय रिलेशन है उसको राष्ट्रपति चाहेगा तो संवैधानिक प्रावधानों को परिवर्तित कर सकता है। केंद्र से राज्यों को वित्त अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है, ठीक है। साझाकरण और सहायता अनुदान दोनों को कम कर सकता है या उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं, ठीक है। तो जिस वर्ष ये घोषणा की गई है उस वर्ष तक ही प्रभावी रहेंगे। अगर अगला वर्ष लग जाएगा तो समाप्त हो जाएंगे, फिर से दोबारा से घोषणा करनी पड़ सकती है। वित्तीय आपात पे क्या पड़ता है, तो केंद्र और राज्यों को निर्देश दे सकता है, केंद्र जो है राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए कर सकता है ऐसा। अगला है राज्य में सेवारत सभी वर्गों के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए कह सकता है, निर्देश दे सकता है कि वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए कि अच्छे से यूज करिए। राज्य के सेवारत जो सभी वर्गों के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए, सभी वर्ग, इसमें न्यायालय भी शामिल है इसमें। अगला है सभी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट इसमें, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबका वेतन और भत्ता कर सकता है भाई, इसमें न्यायालय अलग नहीं है। ये पूछा यूपीपीसीएस में या यूपीएससी दोनों में पूछा, तो इसी वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। कहता है कि न्यायालयों का जो सैलरी है कम नहीं हो सकती, तो कम हो सकती है न्यायाधीशों की भी, ठीक है। अगला है कर राजस्व वितरण। तो कर राजस्व वितरण क्या है, तो इसको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 268 में कहा गया कि केंद्र राज्य इसको वसूलेगा। संग्रहण कौन करता है, राज्य इसका मतलब लगाना कौन लगाता है, कौन संग्रहण करता है, कौन उसको यूज करता है, ठीक है। तो 268 है, शेयर, चेक, वचन पत्र, बीमा आदि स्टाम्प शुल्क जो है ये केंद्र लगाती है, संग्रहण राज्य करता है, राज्य इसका प्रयोग भी करता है। 269 में कौन है, तो केंद्र लगाता है इसको, केंद्र इसका संग्रहण करता है और राज्य इसका प्रयोग करता है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर कर राजस्व भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। 269 में केंद्र लगाता है, केंद्र इसको वसूलता भी है और राज्य इसको यूज करता है। 270 में क्या है, केंद्र लगाता है, केंद्र यूज करता है, केंद्र और राज्यों के बीच ये साझा होता है। अनुच्छेद 268, 69 और 69 क में निर्दिष्ट शुल्कों और करों को छोड़कर संघ सूची के सम्मिलित सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 271 में उल्लेखित करों और शुल्कों पर अधिभार, ठीक है। 271 में क्या है, तो केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है, केंद्र यूज करता है। इसमें 269 270 के अंतर्गत करों का पर अधिभार आता है, जो शेष आता है। जो वस्तु और सेवा कर जीएसटी को इस अधिनियम से छूट मिली है और यह अधिभार जीएसटी पर लगाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो इसमें ये दिया गया है कि कौन किस अनुच्छेद के अंदर कौन टैक्स लगाता है, कौन उसको क्या कहते हैं इकट्ठा करता है या संग्रहण करता है, कौन उसका प्रयोग करता है। 268, 269, 270, 271 इसमें बताया गया है, ठीक है। अन्य क्या है, तो अन्य में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण, लेवाई और कलेक्शन अनुच्छेद 269 क में दिया गया है। राज्यों द्वारा लगाया गया, संग्रहित किया गया और अपने पास रखे गए कर ये अनन्य रूप से राज्यों से संबंधित कर हैं, जैसे भू राजस्व, खनिज अधिकार पर कर और ईटीसी, ये सब आते हैं। केंद्र राज्य संबंध की जो समितियां थी
ये देख लीजिए, सरकारिया आयोग बना था 1983 में। इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो सरकारिया आयोग था, ये मेंस के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। मौका मिलेगा तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, इसका जो रिपोर्ट है इन लोगों की, ठीक। अगला है पुंछी आयोग, 2007 में बना था। प्रशासनिक सुधार 1 और 2, और राज्य मन्नार समिति तमिलनाडु द्वारा बनी थी। और अनंतपुर साहिब संकल्पना पंजाब का अकाली दल था, इसके द्वारा बना था। तो याद रखिएगा ये 1 2 3 4 5 समितियाँ थी, पूछ सकता है इसको, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध हमारा समाप्त हुआ। अगर नहीं समझ में आए तो 1 2 बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मेंस में पूछता है और उसमें पूछता है, प्रीलिम्स में भी, ठीक है। तो ये समिति याद रखिएगा, जो लास्ट में जो समिति हमने बताया है कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग बना था 1983 में। पुंछी आयोग 2007 में बना था। प्रशासनिक सुधार 1 2 आए थे, और राज्य मन्नार समिति बनी थी तमिलनाडु में। और अनंतपुर साहिब संकल्पना जो थी पंजाब का अकाली दल के समय बना था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।